गुप्त मानसिक तकनीकें 4। वर्तमान में हम सामान्य तौर पर भावनाओं को केवल 2 प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं, सुखद और अप्रिय भावनाएं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक विचार जो किसी भावना से जुड़ा होता है, एक शक्तिशाली भावना का निर्माण करता है, क्योंकि यह और ज़्यादा विचारों और भावनाओं को उत्पन्न करता है। इसका अर्थ है, एक श्रृंखला प्रतिक्रिया में और अधिक भावनाएं पैदा होती हैं, जिससे विचारों और भावनाओं का एक जटिल चक्र बनता है। जब हम अपने चेतन मन से अपनी भावनाओं को परिभाषित करना शुरू करते हैं, तो हमें पता चलता है कि उनमें एक बहुत बड़ी विविधता है, जैसे दुख, निराशा, खुशी, नफरत, प्यार, करुणा, डिप्रेशन और भी बहुत कुछ। उत्साह, अपराध बोध, आत्मधोखा, आत्मविश्वास, प्रशंसा, आकर्षण, बोरियत, मनोरंजन, थकान, बेचैनी, जोश और इन सब के अतिरिक्त भी बहुत सारी भावनाएं शामिल हैं। इसलिए हमें उनमें अंतर करना शुरू करना होगा और उन विचारों को चुनना होगा जिन्हें हम इन भावनाओं के साथ जोड़ेंगे। साथ ही यह भी तय करना होगा कि ये भावनाएं हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी कैसे सहायता करेंगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन सी भावनाएं अन्य भावनाओं के आवश्यक घटक हैं, यह पता लगाना भी जरूरी है। उदाहरण के लिए, प्यार आमतौर पर आकर्षण से शुरू होता है और अगर इसमें प्रशंसा भी शामिल हो जाए तो यह बहुत जल्द प्यार में तब्दील हो जाता है। दूसरी ओर, अपराध बोध की भावनाएं विभिन्न प्रकार के आंतरिक या बाहरी आरोपों से उत्पन्न होती हैं और यह हम ही हैं जो यह तय करते हैं कि हम अपनी बेगुनाही का कितना बचाव करेंगे या इन आरोपों के आगे समर्पण कर देंगे। मानसिक तकनीकों के अतार्किक पहलू पर फिर से ध्यान केंद्रित करते हुए यह स्वीकार करना मुश्किल है कि प्रेम केवल आकर्षण और प्रशंसा के संयोजन से बना है। चूंकि सम्मान प्रशंसा का एक महत्वपूर्ण अंग है, जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति सम्मान खो देते हैं, तो आप प्रशंसा खो देते हैं और परिणाम स्वरूप आप प्यार भी खो देते हैं। मुझे यकीन है कि यह आपके पिछले जीवन के बारे में बहुत सी बातें स्पष्ट कर देगा, भले आपको सही न लगे। अपराध बोध की भावनाओं के साथ जब हम वास्तव में अपराधी होते हैं, तो हमें जितनी जल्दी हो सके अपने अपराध की गंभीरता को स्वीकार करना चाहिए। इसी तरह हमें स्वयं के प्रति गंभीरता से प्रतिबद्धता करनी चाहिए, ताकि इन घटनाओं को किसी भी कीमत पर दोबारा होने से रोका जा सके और बेहतर हो कि अनावश्यक दंड के बिना इस अध्याय को समाप्त किया जा सके। हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि हमारे विषाक्त चक्रों के प्रमुख कारणों में से एक हमारी अज्ञानता है,
या हमारी कमजोरियों को स्वीकार करने से इनकार करना है और हमारे स्वयं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की कमी भी है। यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी समस्या को हल करने का पहला कदम उसे पहचानना और फिर स्वीकार करना है, और दूसरा कदम है उसे हल करने के लिए अपने आप से प्रतिबद्धता करना। सबसे विनाशकारी भावनाओं में से एक जो हम उत्पन्न करते हैं वह आत्मघृणा है, क्योंकि आमतौर पर यह गहरे आत्म धोखे से पैदा होती है जिसे हम स्वीकार नहीं कर पाते, और इससे धीरे धीरे आत्म प्रशंसा में लगातार कमी आती है। अक्सर आत्म प्रशंसा में लगातार कमी आत्म हताशा पैदा करती है, क्योंकि आत्म प्रशंसा के नुकसान को रोकने या उससे उबरने में आमतौर पर बहुत अधिक समय लगता है। यह नुकसान धीरे धीरे आत्म संतुष्टि को कम करता है और व्यक्ति को निराशा की ओर धकेलता है। इसके अलावा अपने नुकसानों को पलटने के लिए इंतजार करना और कुछ करना बहुत मुश्किल होता है, और इसका नतीजा यह होता है कि हम बढ़ती मात्रा में आत्मघृणा पैदा करने लगते हैं, जिसके साथ हर तरह की आत्म तोड़फोड़ या आत्मदंड भी आता है। इसके कारण हम अपने आप को और भी अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। मेरे पिता कहा करते थे कि उन्हें इस बात की ज्यादा चिंता नहीं थी कि उनके बच्चे खेल में या जीवन में हार जाएं। उन्हें वास्तव में इस बात की चिंता थी कि कहीं वे बहुत तेजी से ठीक होने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसे ही क्षणों में सबसे घातक और बड़ी गलतियां होती हैं। जब हमारे अंदर आत्मघृणा का स्तर उच्च हो जाता है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम किसी भी चीज के लायक नहीं हैं, और यही हमें अपनी गतिविधियों में आत्म तोड़फोड़ करने के लिए प्रेरित करता है। अगर यह सिलसिला इसी तरह चलता रहता है तो हम जानबूझकर खुद को दंडित करना शुरू कर देते हैं, और अंततः हम विभिन्न प्रकार के दुखवाद या मासोचिज्म में पड़ जाते हैं। ये सब रातों रात नहीं होता, और ये धीरे धीरे सामने आता है, जिससे हमें यह गलतफहमी हो जाती है कि आत्मघृणा जैसी चीज हमारे साथ कभी नहीं हो सकती है। लेकिन ये भावनाएं बहुत ही सूक्ष्म तरीके से काम करती हैं, और बहुत बार ये दूसरी भावनाओं के पीछे छिपी होती है। लेकिन मैं आपको यह आश्वासन दे सकती हूँ कि किसी न किसी रूप में हम सभी आत्मघृणा के ऐसे भावों से ग्रसित होते हैं, अलग अलग मात्रा और रूपों में। हमें उन बड़ी असफलताओं के लिए खुद को तैयार रखना होगा जो हमारे जीवन में आ सकती हैं, क्योंकि अगर वे हमें अप्रत्याशित रूप से पकड़ लेती हैं तो वे हमें कई सालों तक अत्यंत हानिकारक विषाक्त चक्र में फंसाए रख सकती हैं। अगर हम खुद को तैयार पाते हैं तो हम उन्हें बदल सकते हैं और उन्हें हमारे भविष्य के व्यक्तिगत विकास की शक्तिशाली टरबाइन में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए हमें मानसिक तकनीकों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना होगा, उनके प्रति वफादार रहना होगा और अटूट दृढ़ संकल्प बनाए रखना होगा। कहावत जैसा संग वैसा रंग बहुत ही सही और सटीक बैठती है। यह नितांत आवश्यक है कि हम उन वातावरणों का बुद्धिमत्ता पूर्वक चुनाव करें
जिनमें हम खुद को पाते हैं। यह भी ज़रूरी है कि आप उन लोगों को चुनें जिनके साथ आप मेल जोल बढ़ाएंगे, और यह भी तय करें कि किस हद तक। इसके साथ ही आपको उन लोगों के बारे में भी स्पष्ट होना चाहिए जिनसे आपको यथासंभव बचना चाहिए, और उनसे भी जिनसे आपको हर कीमत पर बचना चाहिए। हार्वर्ड का एक अध्ययन है जो एक समर कैंप में किया गया था, जहां 10 झोपड़ियां थीं और हर झोपड़ी में 10 बच्चे थे। प्रत्येक कुटिया में हमेशा एक लीडर, एक मजाकिया, एक चोर, एक ज्ञानी, एक खिलाड़ी, एक बुद्धिमान और अन्य भी कई सदस्य रहते थे। बाद में उन्होंने हर झोपड़ी के लीडरों को एक ही झोपड़ी में इकट्ठा किया और वही भूमिकाएं फिर से सामने आईं। उनमें से एक नेता बन गया, दूसरा जोकर, तीसरा चोर, चौथा बुद्धिमान, और बाकी सभी भी इसी तरह से अपने अपने किरदार में आ गए। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे आसपास का वातावरण हमारे व्यक्तित्व के विकास पर कितना गहरा प्रभाव डालता है, फिर चाहे हमारी उम्र कोई भी हो। मिलते हैं हमारे अगले प्रोग्राम में। और गुप्त मानसिक तकनीकों के क्लब में अपना नामांकन करवाना न भूलें। आप अपने जैसे कई लोगों से मिलेंगे और भी बहुत सी आश्चर्यजनक चीजें होंगी, इसे मत भूलना।